हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी चैनल पर आपने देखा है कि हमने बिल्कुल सीक्वेंस से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हमने टॉपिक वाइज थ्योरीज़ को पढ़ा, फिर उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को पढ़ा, फिर हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व किया, पीवाईक्यूज़ किए, और अभी हमारी मैराथन क्लास जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी की मैराथन क्लास लेकर कर आई हूँ। टोटल 100 एमसीक्यूज़ इस क्लास में आपको मिलेंगे और 5 टॉपिक्स का मिक्सचर जो है आपको इस मैराथन क्लास में मिलेगा। तो जो जो टॉपिक को मैंने इस मैराथन में मिक्स किया है वो है एक टैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों की। तो टैक्सेशन पे 20 एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, वो अभी हम आज डिस्कस करेंगे। फिर बजटरी कंट्रोल भी हम डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को करेंगे और पीएफएमएस को करेंगे। ये चुन चुन के मैंने वो टॉपिक लेकर कर आए हैं जो पीवाईक्यूज़ में हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किए कि रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टैक्सेशन के साथ। ठीक है, तो टैक्सेशन के भी 20 एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। 20 एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, पूरी प्योर थ्योरी की क्लास रहेगी हमारी। तो यू जस्ट नीड टू बी विद मी थ्रू आउट द वीडियो। पूरी वीडियो एंड तक मेरे साथ रहना है आपने, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। आई एम टेलिंग यू, हर क्वेश्चन की इतनी ब्रीफ आप लोगों को डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि आपको बहुत ही कंसेप्चुअल गेन जो है वो नॉलेज में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम टैक्सेशन के टॉपिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ डायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि डायरेक्ट टैक्स की सबसे सही डेफिनेशन क्या है। देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ किया गया है वो है बेस्ट डिफाइन। मतलब एग्जामिनर जो है एग्जैक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा है, सुपरफिशियल नहीं। उनको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन चाहिए। ठीक है, अब ज़रा एक बार आप बताइए कि डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है इंसिडेंस। इम्पैक्ट का मतलब जिस पर टैक्स लगता है, और इंसिडेंस मतलब जो एक्चुअली टैक्स पे करता है। अगर दोनों सेम पर्सन पर हों, इम्पैक्ट और इंसिडेंस, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। अगर दोनों अलग अलग है, इम्पैक्ट किसी और पर है पर टैक्स का इंसिडेंस किसी और पर हो रहा है, अलग अलग हो जाए तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, सो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि अ टैक्स इन विच द बर्डन एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेम पर्सन एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो और गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है तो आप वो बर्डन किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं बोल सकते कि पहली पहली बार मेरी नौकरी लगी थी, पहली सैलरी मुझे मिली है, नहीं नहीं प्लीज़ मुझे इस सैलरी पे टैक्स नहीं देना है, तू दे दे। दिस इज़ नॉट ये पॉसिबल। ठीक है, सो इफ़ देर इज़ अ सिचुएशन लाइक दैट इट मीन्स डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, मतलब बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। अब एक बार हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ करेक्ट आंसर ना जानते हुए पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज को चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में आपको बोला है टैक्स कलेक्टेड थ्रू इंटरमीडियरीज। सो ये इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर होता है। जैसे जीएसटी में शॉपकीपर गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करता है, कस्टमर पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है और शॉपकीपर डिपॉजिट कर रहा है। सो ये इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर होता है। फिर ऑप्शन सी में बोला है टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो जनरली वो होता है जीएसटी, वैट, एक्साइज, ये होते हैं, और ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन डी में बोला है टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज़ ओनली। सो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल या स्टेट दोनों कलेक्ट कर सकती हैं। जैसे इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लोकल अथॉरिटी के पास जाती है। लेकिन कलेक्शन अथॉरिटी डेफिनेशन का कोर फीचर नहीं होता। डेफिनेशन का बेस होता है बर्डन शिफ्टिंग का कंसेप्ट। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या स्टूडेंट को पता भी है कि डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिफरेंस है। सिर्फ कलेक्शन बेसिस पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंसिडेंस थ्योरी पर भी बेस्ड है ये। ठीक है,
सो ये पब्लिक फाइनेंस का फंडामेंटल कंसेप्ट है। ऑलराइट, सो आपने याद रखना है डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट पेन, जो टैक्स लगता है वही इंसान सफ़र करेगा, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट पेन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको पूछा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स व्हाट। सो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। कीवर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि आगे बढ़ने वाला, इंक्रीजिंग नेचर का। तो टैक्सेशन में प्रोग्रेसिव का क्या मतलब हुआ ज़रा देखो। क्या इनकम बढ़ने पर टैक्स कम हो जाती है, क्या कांस्टेंट रहता है या बढ़ता है? ये बेसिक लग रहा है लेकिन एग्जामिनर यहाँ कंसेप्चुअल ट्रैप लगा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, टैक्स रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अब ध्यान से समझो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है एज इनकम इंक्रीजेज द रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो उसका टैक्स रेट कम होगा, और अगर किसी और की इनकम 50 लाख है तो उसका टैक्स रेट ज़्यादा होगा। ये सिस्टम वर्टिकल इक्विटी पर बेस्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम कैसा है कि लो इनकम वाले जो है वो लोअर स्लैब पे जाएंगे, हाई इनकम वाले हायर स्लैब पे जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इनकम इनइक्वालिटी कम करना, रिच से ज़्यादा टैक्स लेना और पुअर को रिलीफ देना। ये वेलफेयर स्टेट के फंडामेंटल, यही वेलफेयर जो है स्टेट का फंडामेंटल फीचर भी कहलाता है। ठीक है, अब ज़रा बाकी ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा था आपको टैक्स रेट डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज, तो इसे तो हम रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। अगर सब लोगों पर सेम जीएसटी पे कर रहे हैं तो पूरों के लिए सेम बर्डन हो रहा है। जो पुअर है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है, इनकम बढ़ने पर रेट कम हो रहा है, तो ये रिग्रेसिव सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहे थे टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द इनकम, ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। फ्लैट टैक्स सिस्टम, ये सबके लिए सेम रहता है, जैसे 10% सबके लिए, चाहे इनकम 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, तो ये प्रोग्रेसिव नहीं है। ऑप्शन डी बोल रहा था टैक्स इज इम्पोज ओनली ऑन लग्जरी गुड, सो लग्जरी गुड पर टैक्स लगना प्रोग्रेसिव पॉलिसी हो सकती है लेकिन ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, सो एग्जामिनर बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में चेक करता है कि क्या स्टूडेंट को प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव इनके मतलब पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि प्रोग्रेसिव में रेट बढ़ेगा अगर इनकम बढ़ रही है, प्रोपोर्शनल में क्या है रेट कांस्टेंट रहेगा, और रिग्रेसिव में इनकम है कम है, रेट भी आपकी कम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें पूछ रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल रिलेट्स टू व्हाट। सो देखो, ये स्टूडेंट थोड़ा कंसेप्चुअल और थ्योरी बेस्ड है। यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ किया गया है वो है एबिलिटी टू पे। अब टैक्सेशन में 2 मेजर प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है बेनिफिट प्रिंसिपल, एक होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर बहुत बार एमसीक्यू बना देता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि एबिलिटी टू पे किस कंसेप्ट से रिलेट करता है। तो सही आंसर आपके पास यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी इन टैक्सेशन। ध्यान से समझो, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल का मतलब होता है पीपल शुड पे टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू पे। मतलब जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स देगा। ये प्रिंसिपल किस चीज़ को प्रमोट करता है? इक्विटी, फेयरनेस इन टैक्सेशन। और इक्विटी के 2 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी जिसमें क्या होता है इक्वल इनकम इक्वल टैक्स, और एक होती है वर्टिकल इक्विटी, इसमें अनइक्वल इनकम और अनइक्वल टैक्स होता है। एबिलिटी टू पे मेनली वर्टिकल इक्विटी को सपोर्ट करता है, इसलिए सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, इक्विटी इन टैक्सेशन। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल तो ये कहता है कि जितना बेनिफिट गवर्नमेंट से मिले उतना टैक्स दो, जैसे टोल टैक्स, जो रोड यूज़ करेगा वही पे करेगा। ये होता है एबिलिटी, ये एबिलिटी टू पे से विपरीत जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में सबका रेट सेम होता है। एबिलिटी टू पे जनरली प्रोग्रेसिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसलिए ये गलत था। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा था रिग्रेसिव टैक्सेशन। सो रिग्रेसिव सिस्टम में तो पुअर पर रिलेटिवली बर्डन ज़्यादा पड़ता है, और ये एबिलिटी टू पे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, सो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को सपोर्ट किया था किसने पता है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जैसे कि एडम स्मिथ ने इक्विटी की बात की, मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिस्ट ने इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई किया।
सो ये कंसेप्ट वेलफेयर स्टेट की बैकबोन है। तो आपने याद रखना है एबिलिटी टू पे मतलब एबिलिटी के हिसाब से पे करना, फेयरनेस, इक्विटी और प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा ये। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है। देखो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, मतलब जिस पर लीगली टैक्स लगता है वो किसी और पर ट्रांसफ़र कर देता है उस बर्डन को। तो हमने देखा ऑप्शन जो दे रखे हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शंस में कौन सा टैक्स ऐसा है जिसमें बर्डन शिफ्ट हो रहा है। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी। देखो ध्यान से समझो, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर लगता है। शॉपकीपर जीएसटी कलेक्ट करता है लेकिन एक्चुअल बर्डन जो है कस्टमर बियर करता है, कंज्यूमर बियर करता है। मान लो कि आपने 100,000 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीदा, उस पर 18% जीएसटी लगा, तो अब आपको वो जो 1000 पे 18% कितना हो गया, 180 रुपया। तो अब आपको 1180 रुपया उस सामान के लिए पे करना पड़ेगा। और सरकार को तो शॉपकीपर 180 रुपया जितना जीएसटी बनता था वो दे देगा। लीगल लायबिलिटी शॉपकीपर पर थी, पर इकोनॉमिक बर्डन किस पर आया, कंज्यूमर पर आया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ए बोल रहा था इनकम टैक्स, तो इनकम पर डायरेक्टली लगता है, इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता। फिर वेल्थ टैक्स कह रहे थे, ये प्रॉपर्टी या वेल्थ पर डायरेक्ट लगता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। फिर कॉर्पोरेट कह रहे थे, जो कंपनी की इनकम पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। एग्जामिनर का ना ट्रैप होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स भी कंपनी कस्टमर पर डाल देगी, बट लीगली एंड कंसेप्चुअली डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम है तो डायरेक्ट टैक्स, अगर वो सेम नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर इम्प्लाइज व्हाट। सो यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज़ किया गया है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है बैकवर्ड या डिक्रीजिंग नेचर। टैक्सेशन में इसका मतलब क्या है, इनकम बढ़ने पर रेट कम हो जाए या पुअर पर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाए। सो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपके पास गिवन ऑप्शंस में से है ऑप्शन नंबर बी, लोअर इनकम ग्रुप बियर्स रिलेटिवली हायर बर्डन। रिग्रेसिव टैक्स में एज इनकम इंक्रीजेस द इफेक्टिव टैक्स बर्डन डिक्रीजेस। ठीक है, एक एग्जांपल रखते हैं। मान लो, देखो जीएसटी तो हमें पता ही है कि सबको सेम रेट पर लगता है। मान लो गरीब जो है एक बंदा, वो 10,000 की कमाई है और एक अमीर की 1 लाख की कमाई है, दोनों 1000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है सेम जीएसटी पे करेंगे, लेकिन गरीब के लिए जो जीएसटी का टैक्स है, ये जो जीएसटी का जो वो है अमाउंट है, मान लो 18% हमने बोला था ना, तो 180 रुपये का जो टैक्स इनकम का है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है गरीब के लिए। लेकिन अमीर के लिए एक इनकम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, इसलिए पुअर पर रिलेटिवली बर्डन ज़्यादा पड़ता है और ये रिग्रेसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा था हायर इनकम ग्रुप पेज हायर टैक्स, ये प्रोग्रेसिव का मतलब, इसका मतलब प्रोग्रेसिव होता है। सी बोल रहा था इक्वल रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप, ये प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। ठीक है, फिर डी बोला था टैक्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप। सो डेफिनेशन नहीं है, ये बस टैक्स टाइप का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अगेन आपको बता रही हूँ, याद रखना है आपने, प्रोग्रेसिव मतलब रिच पे मोर टैक्स, रिग्रेसिव मतलब पुअर सफर्स मोर, और प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेट। ठीक है, अभी प्रोग्रेसिव का क्वेश्चन आ गया, एक रिग्रेसिव का आ गया, हो सकता है आपको प्रोपोर्शनल का भी पूछ ले। सो इसीलिए हम लोग ऑप्शंस को डिकोड करते हैं ताकि पता चले ऑप्शंस में से कोई क्वेश्चन बन के नेक्स्ट आपको एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको पूछ रहे हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज़ टू। सो ये बेसिक लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे बड़ा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने वाला है। देखो कीवर्ड क्या यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मतलब सबसे मेन पर्पस क्या है टैक्सेशन के। देखो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रेवेन्यू, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन सबसे प्राइमरी क्या है गिवन ऑप्शंस में से। सबसे प्राइमरी आपके पास है ऑप्शन सी, रेजिंग रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स का सबसे फंडामेंटल फंक्शन क्या है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सैलरीज के लिए। अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बाकी जो ऑप्शन हैं वो सेकेंडरी हैं, पर ये जो ऑप्शन सी है ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए आपने कीवर्ड्स पे ध्यान रखना होता है। ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं ज़रा हम लोग। ए कह रहा था कंट्रोल इन्फ्लेशन ओनली, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट हो सकता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं।
बी बोल रहा था रिड्यूस्ड इम्पोर्ट, सो कस्टम ड्यूटीज़ का इफेक्ट हो सकता है ये, पर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। डी बोल रहा था एनकरेज ब्लैक मनी, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है ना, ये टैक्स का एम ब्लैक मनी रिड्यूस करना होता है, एनकरेज करना नहीं। ठीक है, सर याद रखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मेन फंक्शन वाले क्वेश्चन में ब्रॉडेस्ट एंड फंडामेंटल ऑप्शन को चूज़ करना होता है। आपको हो सकता है लग रहे होंगे कि बाकी भी सही हैं, बट उन सब में से आपने मेन ढूंढना है, फंडामेंटल। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये हमें बोल रहा है टैक्स इंसिडेंस रेफर्स टू व्हाट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। टैक्सेशन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस। ठीक है, तो टैक्स इंसिडेंस का मतलब पूछ रहे हैं, तो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक टैक्स बर्डन। देखो टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है वो हु एक्चुअली बियर्स द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टैक्स। जैसे जीएसटी शॉपकीपर पे करता है लीगली, लेकिन बर्डन कंज्यूमर बियर करता है। सो इंसिडेंस कंज्यूमर पर है। ठीक है, डिफरेंस समझना है। लीगल इम्पैक्ट, लीगल लायबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट कहलाएगी, और इकोनॉमिक बर्डन जो है वो इंसिडेंस कहलाएगा। अगर बर्डन शिफ्ट हो गया तो इंसिडेंस चेंज हो जाता है। ओके, अब ज़रा बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा था लीगल लायबिलिटी ऑफ टैक्स, तो ये इम्पैक्ट होता है, इंसिडेंस नहीं। ठीक है, फिर ऑप्शन सी बोल रहा था रेट ऑफ टैक्स, ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। कलेक्शन प्रोसीजर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। सो टैक्स इंसिडेंस का कंसेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है। डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी डिसाइड करता है कौन बर्डन बियर करेगा। ज़्यादा इलास्टिक पार्टी बर्डन अवॉइड कर लेती है, और ये एडवांस एग्जाम लेवल का कंसेप्ट है, याद रखना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग विच प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडम स्मिथ ने टैक्सेशन का कौन सा प्रिंसिपल आपको दिया था। सो यहाँ जो कीवर्ड है वो है क्या, प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ। मतलब हमने क्लासिकल थ्योरी, या हमें जो है क्लासिकल थ्योरी याद होनी चाहिए। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी फेमस बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में उन्होंने टैक्सेशन के 4 कैनन्स दिए थे। ये जो हमारी पहले भी टैक्सेशन की वीडियो जो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसमें भी मैंने सारे कैनन्स आपको बताए हुए हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू। द करेक्ट आंसर हेयर अमंग द गिवन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कैनन ऑफ इक्विटी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज। एडम स्मिथ ने, देखो मैंने जैसा कि आपको बताया, 4 कैनन्स दिए थे। एक था आपके पास, एक सेकेंड इसको इरेज करती हूँ। एक था आपके पास कैनन ऑफ इक्वालिटी, एक था कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी, ECCE। सो इसमें कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि टैक्स शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। ये फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर है कैनन ऑफ इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी। अब ज़रा बाकी ऑप्शंस को हम देखते हैं। ए बोल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये दिया है हग डाल्टन ने। ठीक है, इसका रिलेशन वेलफेयर इकोनॉमिक्स से है, एडम स्मिथ का कंसेप्ट नहीं है ये। फिर सी बोल रहा था एबिलिटी टू पे थ्योरी, ये कंसेप्ट लेटर इकोनॉमिस्ट्स ने डेवलप किया था। एडम स्मिथ ने इक्वालिटी बोला था, डायरेक्ट एबिलिटी टू पे टर्म यूज़ नहीं किया था। ठीक है, फिर डी बोल रहा था लेफर कर्व थ्योरी, ये दिया था आर्थर लेफर ने, और ये मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। एडम स्मिथ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो जब भी प्रोपाउंडेड बाय आए ना क्वेश्चन में, तो इकोनॉमिस्ट प्लस थ्योरी मैच करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड व्हाट। सो ये प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल दोनों टाइप का क्वेश्चन है। कीवर्ड क्या है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोडक्शन स्टेज पर लगने वाला टैक्स कौन सा है। तो सही आंसर गिवन ऑप्शंस में से है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, एक्साइज ड्यूटी। अब ज़रा समझो, एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है जो गुड्स के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पर लगता है। इंडिया में पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंडर लगता था, अब जीएसटी के बाद मोस्टली सबस्यूम हो चुका है। एक्साइज ड्यूटी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर लगता है। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। ए बोल रहा था सेल्स टैक्स, ये सेल के टाइम पर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं। सी बोल रहा था कस्टम ड्यूटी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पर लगता है।
डी बोल रहा था सर्विस टैक्स, ये सर्विसेज पे लगता था, गुड्स पर नहीं। एग्जामिनर ये ट्रैप देता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स को कंफ्यूज कर दे, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछ रहे हैं टैक्स इवेजन डिफर्स फ्रॉम टैक्स अवॉइडेंस बिकॉज इवेजन इज। सो ये एक लीगल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। टैक्सेशन में दो टर्म्स बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, एक होता है आपके पास टैक्स अवॉइडेंस और दूसरा होता है टैक्स इवेजन। डिफरेंस क्या है इनमें वो समझो। टैक्स इवेजन का मतलब होता है डेलिबरेटली हाइडिंग इनकम और फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स टू रिड्यूस टैक्स, जैसे कि इनकम को छुपाना, फेक बिल बनाना, ब्लैक मनी क्रिएट करना, ये कम्प्लीटली इलीगल होता है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है लीगल लूप होल्स का यूज़ करके टैक्स की लायबिलिटी को कम करना, जैसे कि सेक्शन 80C की इन्वेस्टमेंट कर ली कोई, या कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया, और ये लीगल होता है, ठीक है। अब ज़रा ऑप्शंस को हम लोग एनालाइज करते हैं। ए बोल रहा है लीगल, सो ये लीगल तो अवॉइडेंस होता है, इवेजन नहीं होता है। बी बोल रहा था आपको एथिकल, सो इवेजन अनएथिकल भी है और इलीगल भी है। ऑप्शन डी बोल रहा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो सही आंसर आपके पास क्या है? इलीगल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि क्या स्टूडेंट को लीगल कंप्लायंस और फ्रॉड के बीच का डिफरेंस पता है कि नहीं पता है। टैक्स इवेजन पनिशेबल ऑफेंस है, टैक्स अवॉइडेंस स्मार्ट टैक्स प्लानिंग होती है, जब तक लॉ के अंदर चल रही है वो तब तक, ठीक है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको पूछ रहे हैं द टर्म डबल टैक्सेशन मीन्स व्हाट। सो क्वेश्चन डबल टैक्सेशन का मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है। सो कीवर्ड आपने यहाँ पे क्या देखना है? डबल टैक्सेशन। अगर डबल टैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग टैक्सेस आएँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। पहले हम जानते हैं सही आंसर क्या है, फिर इसका मैं आपको कारण बताती हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेम इनकम टैक्स्ड इन टू ज्यूरिडिक्शंस, ठीक है। देखो डबल टैक्सेशन का क्लासिकल मीनिंग होता है सेम इनकम को दो अलग अलग कंट्रीज़ या ज्यूरिडिक्शंस टैक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन सिटीज़न यूएसए में इनकम अर्न कर रहा है तो यूएसए बोलेगा तुमने इनकम तो यहाँ पे अर्न करी तो टैक्स हमें दो। इंडिया बोलेगा बंदे तो तुम इंडियन हो इसलिए तुम्हें ग्लोबल इनकम पर टैक्स दो। सो ये सेम इनकम पर दो जगह टैक्स लग गया, इसलिए इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज़ DTAA ये साइन करती है। DTAA क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा था? टू डिफरेंट टैक्सेस ऑन सेम इनकम, यही लगता है हर किसी को। सो ये एक डबल टैक्स लग सकता है, लेकिन डेफिनेशन का कोर फोकस टू ज्यूरिडिक्शंस पर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। सी बोल रहा था टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, सो ये कस्टम ड्यूटी होता है। टैक्स पेड बाय 2%, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सो डबल टैक्सेशन मोस्टली इंटरनेशनल टैक्सेशन से लिंक्ड होता है। एग्जाम में जब ज्यूरिडिक्शन या कंट्रीज़ के एंगल से दिया जाए तो डबल टैक्सेशन को आपने याद रखना है कंसेप्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग अ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो ये प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल ट्रायंगल का पार्ट है। कीवर्ड आपके पास क्या है? प्रोपोर्शनल। हमने देखो मैंने आपको बोला ही था अभी कि सारे ऑप्शंस को पढ़ लो, कोई क्वेश्चन ना आ जाए। अभी आ ही गया उसका क्वेश्चन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशो। तो टैक्स सिस्टम में इसका क्या मतलब हुआ? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में सब इनकम ग्रुप्स के लिए टैक्स रेट सेम रहता है। 10% टैक्स सब पर अप्लाई हो जाएगा, चाहे इनकम 5 लाख हो या 50 लाख। यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ हो तो टैक्स अमाउंट इंक्रीज़ हो, लेकिन रेट जो है वो सेम रहता है। सो ये फ्लैट टैक्स सिस्टम भी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपको बोल रहा था इंक्रीजिंग टैक्स रेट, सो ये प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है। बी बोल रहा था डिक्रीजिंग टैक्स रेट, ये रिग्रेसिव होता है। डी बोल रहा था जीरो टैक्स रेट, ये तो एग्जाम्पशन होती है, प्रोपोर्शनल नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट टैक्स रेट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग द लेफर कर्व एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन। सो ये मॉडर्न टैक्सेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। कीवर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेफर कर्व। सो ये कंसेप्ट दिया था आर्थर लेफर ने। अब सवाल है कि ये कर्व किस चीज़ का रिलेशन बता रहा है। फिलहाल
सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। अब ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन जानो। लेफर कर्व कहता है कि अगर टैक्स रेट आपका 0% होगा तो आपकी रेवेन्यू भी ज़ीरो होगी। अगर टैक्स रेट आपका 100% होगा तो लोग काम नहीं करेंगे, रेवेन्यू आपका ज़ीरो हो जाएगा। मतलब रेवेन्यू एक पॉइंट तक बढ़ेगा, फिर हाई टैक्स रेट के बाद वो गिरने लगेगा। ये इन्वर्टेड यू शेप कर्व होती है बेसिकली। इसका मेन मैसेज है कि वेरी हाई टैक्स रेट से रेवेन्यू कम हो सकती है, मॉडरेट रेट जो है वो ऑप्टिमल होता है। ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मेजर कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शन बी आपको बोल रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये केन्जियन थ्योरी का टॉपिक है। सी बोल रहा था इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये फिलिप्स कर्व को एक्सप्लेन करता है। डी बोल रहा था डिमांड एंड सप्लाई, सो ये बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। यहाँ एग्जामिनर जो इकोनॉमिक कर्व को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो लेफर कर्व फिस्कल पॉलिसी का पॉलिटिकल भी कंसेप्ट है। गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स कट जस्टिफाई करने के लिए बोलती है, टैक्स कम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ये लेफर लॉजिक से ही जस्टिफाई होता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको पूछ रहे हैं वैट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन। देखो ये स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन जो है ये आपको पूछ रहा है कि वैट का बेसिक फाउंडेशन क्या है। यहाँ पर प्राइमरली बेस्ड आपको पूछा है। सो वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। नाम में ही आंसर छुपा है, लेकिन एग्जाम ने ट्रैप लगा सकता है। सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। सो हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिड पर टैक्स लगेगा, ना कि पूरी प्रोडक्ट वैल्यू पर। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल जो है वो 100 का ख़रीदा, उसने प्रोसेसिंग करके उसको 150 का बेच दिया। कितनी वैल्यू ऐड हुई इसमें? 50 रुपये का। टैक्स किस पे लगेगा? सिर्फ 50 रुपये पर लगेगा। फिर होल सेलर ने 150 का ख़रीद के उसको 200 का बेच दिया। कितनी वैल्यू ऐड हुई इसमें? 50 रुपये। टैक्स ऐड सिर्फ 50 रुपये पे होगा, ठीक है। सो इस सिस्टम से कास्केडिंग इफेक्ट ख़त्म होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइड होती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है। ए ऑप्शन आपको बोल रहा था इनकम प्रिंसिपल, ये डायरेक्ट टैक्सेशन का कंसेप्ट है। सी बोल रहा था प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्स प्रोड्यूसर कॉस्ट पर नहीं वैल्यू एडिशन पर लगता है। डी बोल रहा था फाइनल सेल प्राइस ओनली, ये सेल टैक्स सिस्टम का फीचर है। वैट मल्टी स्टेज सिस्टम है। एग्जामिनर यहाँ सेल्स टैक्स और वैट कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सो वैट का मॉडर्न फॉर्म इंडिया में जीएसटी में इंटीग्रेट हो चुका है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इजेंशियली वैल्यू एडेड प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, ओके। चलिए नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज़ नोन एज व्हाट। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पास यहाँ मेन कीवर्ड जिस पे हमें फोकस करना है वो है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, ठीक है ये। सो यहाँ इम्पैक्ट और इंसिडेंस का कंसेप्ट याद करना है। जब टैक्स लीगली प्रोड्यूसर पर लगता है लेकिन वो कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स शिफ्टिंग। टैक्स शिफ्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर पर लगाई, मैन्युफैक्चरर ने प्राइस बढ़ा दिया और कंज्यूमर ने पे कर दिया। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोर फीचर है, ठीक है। अब ज़रा हम बाकी ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है टैक्स प्लानिंग, सो लीगल टैक्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी है ये। टैक्स इवेजन, ये लीगल एक्टिविटी है। टैक्स कैपिटलाइजेशन, जब फ्यूचर टैक्स बर्डन एसेट के प्रेजेंट वैल्यू में एडजस्ट हो जाता है, सो ये टैक्स कैपिटलाइजेशन कहलाता है। ये एडवांस कंसेप्ट है लेकिन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सो एग्जामिनर कैपिटलाइजेशन को ट्रैप के ऑप्शन के रूप में डाल देता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे पास टैक्स शिफ्टिंग है। सो टैक्स शिफ्टिंग डिपेंड करता है डिमांड इलास्टिसिटी और सप्लाई इलास्टिसिटी पे। जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी वो ज़्यादा टैक्स बर्डन बियर करेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन 16 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। सो ये क्लासिकल थ्योरी का डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एडम स्मिथ ने अपनी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में 4 कैनन दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया। अभी हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा उनका कैनन नहीं था, ठीक है। नॉट पूछा हुआ है यहाँ पर, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमने कौन सा पढ़ा था? ECCE, ये था उनका, एडम स्मिथ का दिया हुआ है। तो ये P आ गया ना यहाँ पे, तो P यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है।
सो आपने याद रखना है। प्रोडक्टिविटी उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी लेटर इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एम्फोसिस रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पर था, ठीक है। सो ये जो सर्टेनिटी था, एरर ऑफ कैनन ऑफ सर्टेनिटी, सो ये टैक्स क्लियर और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ये बोलता है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या बोलता है, पेमेंट कन्वीनियंट होना चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या बोलता है, कलेक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा। जब भी नॉट वर्ड क्वेश्चन में आता है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में ना हम लोग ये देखते नहीं है सही में पूछा क्या है क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज आस्किंग a tax levied on import and export is known as what? सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लिवाई किया जाता है, एप्लीकेबल होता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब बॉर्डर को क्रॉस होने पर लगने वाला टैक्स कौन सा है। सो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन का टैक्स नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होता है, इसलिए सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है जो गुड्स पर लगता है जब वो कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट ड्यूटी और एक होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर इंडिया में चाइना से गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो उन पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, रेवेन्यू जनरेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, ट्रेड कंट्रोल करना, ठीक है। सो एक्साइज ड्यूटी तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगाया जाता है बिफोर जीएसटी। वेल्थ टैक्स जो है इंडिविजुअल वेल्थ पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नाउ 18th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वॉज गिवन बाय whom? सो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीवर्ड आपके पास यहाँ पे दिया है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये कंसेप्ट किसने दिया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन ने। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया था डाल्टन ने। ये प्रिंसिपल कहता है कि गवर्नमेंट तब तक टैक्स कलेक्ट करे जब तक मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट हो जाए, ठीक है। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, जब ये दोनों बराबर हो जाए ना, तब तक टैक्स कलेक्ट करो। ये टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों को कंबाइन करता है, मतलब टैक्स से सेक्रीफाइस होता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बेनिफिट मिलता है। जब दोनों इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव होता है, ठीक है। एडम स्मिथ ने तो हमें 4 कैनन्स दिए थे। जेएस मिल ने यूटिलिटेरियन फिलॉसफी से रिलेटेड दिया था, बट ये प्रिंसिपल उनका नहीं है। फिर जो केन्स है, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 19 इज आस्किंग जीएसटी इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज व्हाट? ये बेसिक सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ट्रैप देता है। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है क्लासिफाइड एज, तो जीएसटी का क्या नेचर है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया का एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि सेलर कलेक्ट करता है, कंज्यूमर बर्डन बियर करता है, इसलिए इम्पैक्ट और इंसिडेंस इक्वल नहीं होता, इसलिए इनडायरेक्ट है। और ये मल्टी स्टेज वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है, सिंगल पॉइंट टैक्स नहीं है, हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको पूछ रहे हैं टैक्स बायंसी मेजर्स व्हाट? तो ये एडवांस फिस्कल इंडिकेटर का क्वेश्चन है। आपको टैक्स बायंसी के बारे में पूछ रहे हैं। बायंसी का मतलब होता है ऊपर उठना या रिस्पॉन्ड करना। अब टैक्स बायंसी किस चीज़ को मेजर करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू चेंजेस इन जीडीपी। टैक्स बायंसी का मतलब होता है जीडीपी चेंज होने पर टैक्स रेवेन्यू कितना चेंज होगा। अगर मान लो जीडीपी आपकी 10% बढ़े और टैक्स रेवेन्यू 15% बढ़े, तो टैक्स बायंसी क्या होगा, मोर देन 1। इसका मतलब टैक्स सिस्टम एफिशिएंट है। हाई बायंसी का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, ठीक है। ज़रा मतलब समझो टैक्स इलास्टिसिटी का और टैक्स बायंसी का। टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, रेवेन्यू चेंज विदाउट रेट चेंज, और टैक्स बायंसी में क्या है, रेवेन्यू चेंज इंक्लूडिंग डिस्क्रिशनरी चेंजेस। सो कभी कभी इलास्टिसिटी और बायंसी को कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ अब हमारा टैक्सेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारे पास है बजटरी कंट्रोल। इसके भी 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इंक्लूड करे हैं इसमें, ठीक है। 20 एमसीक्यूज़ हैं, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं हम इनको। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, बजटरी कंट्रोल इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद व्हाट?
सो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं प्राइमरली कंसर्न्ड विद, मतलब बजटरी कंट्रोल का मेन फोकस क्या है। बजटरी कंट्रोल पास्ट का काम करता है या फ्यूचर प्लानिंग करता है या कंपैरिजन करता है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड टारगेट्स। बजटरी कंट्रोल का बेसिक मीनिंग होता है बजट बनाकर एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करना। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम बजट प्रिपेयर करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लास्ट में करेक्टिव एक्शंस लेंगे। सो ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसके लिए इसका मेन कंसर्न होता है प्लांट और एक्चुअल का कंपैरिजन करना, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान टारगेट्स को कंपेयर करना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज आस्किंग अ बजट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बजट क्या होता है, पास्ट का रिकॉर्ड है या फ्यूचर का प्लानिंग है, क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर प्लान्स। बजट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है क्या, कि अ बजट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्लान्स फॉर अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड। सो यहाँ तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव, क्योंकि नंबर्स में होता है, फिर दूसरा फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि फ्यूचर बेस्ड होता है, और फ्यूचर, और तीसरा ये प्लान, क्योंकि एक प्लान है, ये हम रोड मैप बनाते हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है प्लान भी, ठीक है। ऑप्शन ए में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इनकम कह रहे थे, ये अकाउंट्स होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, सो गवर्नमेंट बजट लीगल प्रोसेस होता है, लेकिन बजट बिजनेस बजट इंटरनल प्लानिंग का टूल होता है। फिर टैक्स प्लानिंग टूल बोल रहे थे, सो बजट ब्रॉडर प्लानिंग टूल है, सिर्फ टैक्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो जब भी बजट की डेफिनेशन आए तो क्वांटिटेटिव, फ्यूचर और प्लान, ये तीन टर्म्स को आपने याद रखना है, ओके। नाउ क्वेश्चन 3 में पूछ रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज़ टू। सो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। बजटरी कंट्रोल का अल्टीमेट गोल क्या होता है, कंपटीशन ख़त्म करना या कॉस्ट कंट्रोल करना, क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, एंश्योर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल का मेन पर्पस होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। अगर एक्चुअल कॉस्ट बजट से ज़्यादा हो जाए तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, इसीलिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन 4 इज आस्किंग फिक्स्ड बजट इज सूटेबल व्हेन। फिक्स्ड बजट पूछ रहे हैं ना आपको, कीवर्ड हमारे पास यहाँ पर है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट कब काम करता है, जब एक्टिविटी चेंज होती रहे या जब स्टेबल हो। तो सही आंसर है लेवल ऑफ एक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। सो फिक्स्ड बजट का एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए ये प्रिपरेशन किया जाता है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन उस लेवल से चेंज हो जाए तो कंपैरिजन आपकी मीनिंगलेस हो जाती है। इसलिए ये तब तक सूटेबल है जब तक आपकी प्रोडक्शन कैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, एक्टिविटी लेवल कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। सो ए में बोल रहे थे प्रोडक्शन लेवल फ्लक्चुएट्स फ्रीक्वेंटली, सो यहाँ फ्लेक्सिबल बजट यूज़ होता है, फिक्स्ड बजट नहीं। फिर बोल रहे थे कॉस्ट आर हाईली वेरिएबल, तो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है यहाँ पर। मार्केट डिमांड इज़ अनसर्टेन, तो जब अनसर्टेनिटी में फिक्स्ड बजट जो है बड़ा रिस्की रहता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपके पास। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट डिफर्स फ्रॉम फिक्स्ड बजट बिकॉज इट। सो यहाँ पर आपको डिफरेंस बेसिकली पूछ रहे हैं कि फिक्स्ड बजट का मेन डिफरेंस क्या है फ्लेक्सिबल बजट से। तो सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। फ्लेक्सिबल बजट देखो मल्टीपल एक्टिविटी लेवल्स के लिए प्रिपेयर होता है। अगर आपकी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट से 12,000 हो जाए तो बजट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो आप लोगों की सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगी, और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट होती है। इसलिए ये एक रियलिस्टिक कंपैरिजन देता है, ओके। ए में बोल रहे थे इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो प्राइवेट फर्म कभी भी यूज़ नहीं करती हैं। इट इग्नोर्स वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट को एडजस्ट करता है। इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑडिट, सो बजट प्लानिंग टूल है, ऑडिट के बाद नहीं बनता है, ठीक है। आपने याद रखना है अगर फिक्स्ड बजट है इट इज़ स्टैटिक, अगर फ्लेक्सिबल बजट है इट इज़ डायनामिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बजट मैनुअल मेनली कंटेन्स व्हाट।
सो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं, बजट मैनुअल क्या होता है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉर्ड होता है या एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है। सही आंसर है प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर बजट प्रिपरेशन। बजट मैनुअल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बजट बनाने के प्रोसीजर होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती हैं, रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिया जाता है, टाइम शेड्यूल दिया जाता है और अथॉरिटी के लेवल्स दिए जाते हैं। क्लियर मेंशन होता है कि ये एक गाइडलाइन बुक है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्कुलेट होती है। इसका पर्पस क्या होता है, कन्फ्यूजन को अवॉइड करना, कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बजट प्रिपरेशन इज़ यूजुअली व्हाट। सो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग मेन कीवर्ड है आपका। बजट प्रिपरेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर डिपार्टमेंट अलग बजट बनाता है। सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, कैश, ये सब अपने अलग अलग बजट्स बनाते हैं। इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है, प्रोडक्शन मैनेजर करता है, सेल्स मैनेजर करता है, बजट ऑफिसर करता है या ऑडिटर करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बजट ऑफिसर। बजट ऑफिसर का काम होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से बजट कलेक्ट करना, फिर उनकी कंसिस्टेंसी चेक करना और उनको फाइनल कंसोलिडेशन करना, बजट कमेटी को रिपोर्ट देना, फिर वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होता है। ठीक है। ए में जो प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहे थे ना, ये सिर्फ प्रोडक्शन बजट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स मैनेजर सिर्फ सेल्स बजट के लिए है और ऑडिटर तो ऑडिट बाद में होती है, ये प्रेपरेशन वगैरह कोई नहीं करता बजट की। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग रिक्वायर्स दैट। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, इसका नाम ही क्लू दे रहा है। क्या नाम है, ज़ीरो बेस्ड, मतलब हर साल ज़ीरो से स्टार्ट करना। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑल एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच। ZBB, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है हर एक्सपेंसेस को हर साल जस्टिफाई करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का बजट ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इसमें इसका पर्पस क्या रहता है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिमूव करवा दिया जाता है, एफिशिएंसी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी और कॉस्ट जस्टिफिकेशन इंश्योर करेगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन ए बोल रहा था आपको प्रीवियस ईयर्स बजट इज़ ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड, ये ट्रेडिशनल बजटिंग का फीचर है। ओनली कैपिटल एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड, ZBB सब एक्सपेंसेस कवर करता है। बजट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, नो ये तो एनुअल प्रोसेस होता है, 5 ईयर्स के बाद नहीं। ना 9th में आपको पूछ रहे हैं द की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर इन बजटिंग रेफर्स टू व्हाट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पर आपको लिमिटिंग फैक्टर पे जोर दिया है। बजटिंग में कभी कभी एक ऐसा फैक्टर होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी लिमिट कर देता है। वो क्या होता है, वो होता है ऑप्शन बी, द फैक्टर दैट रिस्ट्रिक्ट्स ओवरऑल एक्टिविटी। लिमिटिंग फैक्टर वो एलिमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे कि मान लो एक डिमांड कम है, रॉ मटेरियल की कमी हो गई, लेबर की कमी हो गई, मशीन कैपेसिटी लिमिटेड हो गई। सो अगर डिमांड की कमी है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करके क्या फ़ायदा होगा, आप सोचो, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कैसे प्रोडक्शन करोगे। इसलिए सेल्स डिमांड अक्सर जो है वो की फैक्टर हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शनल बजट। सो देखो बजटिंग में दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती हैं, एक हमारे पास होता है फंक्शनल बजट, एक होता है मास्टर बजट। ठीक है। हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा फंक्शनल बजट है या नहीं। तो फिलहाल सही आंसर तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मास्टर बजट। सो फंक्शनल बजट डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। ठीक है। जैसे सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, परचेज बजट है, कैश बजट है। मास्टर बजट क्या होता है, सब फंक्शनल बजट का कंसोलिडेटेड समरी, जितने भी हमने सेल का, प्रोडक्शन का, परचेज का, कैश का बनाया ना, उन सब को कंसोलिडेट करके फिर हमारे पास बनता है मास्टर बजट। मतलब ये फाइनल कंबाइंड डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए मास्टर बजट फंक्शनल बजट नहीं है। ठीक है। सेल्स बजट देखो अभी बताया मैंने फंक्शनल है, प्रोडक्शन भी फंक्शनल है, कैश भी फंक्शनल है। कंसोलिडेट कर दिया जब इन तीनों को तो ये क्या बन गया, मास्टर बजट बन गया। ओके। नाउ
11 में पूछ रहे हैं मास्टर बजट इज़, मास्टर बजट पे पूछ रहे हैं। मास्टर बजट देखो मैंने अभी आपको बताया कोई सिंगल डिपार्टमेंट का बजट नहीं होता, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंसोलिडेटेड प्लान होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स। मास्टर बजट इज़ द समेशन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, कैश बजट्स एंड ऑल अदर फंक्शनल बजट्स। इन सबको कंबाइन करके जो फाइनल समरी बनती है वही मास्टर बजट बनता है। जनरली इसमें बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड बैलेंस शीट, कैश पोजीशन, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें पूछ रहे हैं कैश बजट इज़ प्रिपेयर्ड टू। सो यहाँ पे कैश बजट का फोकस क्या होता है, देखो लिक्विडिटी पर होता है ना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एस्टिमेट्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। कैश बजट का पर्पस होता है कैश रिसिप्ट्स एस्टिमेट्स करना, कैश पेमेंट्स एस्टिमेट्स करना, सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, और अपने फाइनेंसिंग नीड को प्लान करना। इसे लिक्विडिटी कंट्रोल भी कहते हैं। सो कैश बजट इज अ टूल टू चेक योर लिक्विडिटी। ओके। नाउ क्वेश्चन 13, बजटरी कंट्रोल इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन। देखो आपको ये पूछ रहे हैं बजटरी कंट्रोल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होता है। बजट तब इफ़ेक्टिव होता है जब लोग उसे एक्सेप्ट करें। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन बजट प्रेपरेशन। इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव बजटिंग। इसके क्या फ़ायदा है, मोटिवेशन बढ़ती है लोगों में, एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में, रेजिस्टेंस कम होती है, प्रैक्टिकल टारगेट्स रहते हैं, ऐसे एम्बिगुअस नहीं रहते हैं, और बेटर अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर टारगेट्स ही अनरियलिस्टिक होंगे तो जाहिर सी बात है वो अनअचीवेबल होंगे, तो एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में डिमोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है। सो बजट कंट्रोल इफ़ेक्टिव ही तब होएगी जब एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। नाउ क्वेश्चन 14, रोलिंग बजट इज़ ऑल्सो नोन एज। सो रोलिंग बजटिंग का मतलब होता है पीरियड कंटिन्यूसली एक्सटेंड करना। ठीक है। हर मंथ हर क्वार्टर अपडेट होता है, ये एक नया पीरियड आता है। ठीक है। तब उसमें ऐड हो जाता है, पुराना पीरियड जो है वो रिमूव हो जाता है, इसीलिए इसका कंटिन्यूस बजटिंग भी कहा जाता है रोलिंग बजटिंग को। ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। नाउ 15th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट। तो ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों प्लानिंग और कंट्रोल टूल्स है। ठीक है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्री डिटर्मिन कॉस्ट को सेट करता है, एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करता है और वेरिएंस एनालिसिस करता है। अब बजटरी कंट्रोल भी टारगेट सेट करता है, एक्चुअल को कंपेयर करता है अपने टारगेट के साथ, और जो डेविएशंस आते हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो दोनों कंट्रोल मैकेनिज्म का ही पार्ट हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें पूछ रहे हैं द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल डिपेंड्स लार्जली ऑन। सो बजटरी कंट्रोल की सक्सेस किस पे निर्भर है ज़्यादातर। सो देखो बजट प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, अगर फोरकास्टिंग गलत होगी तो पूरा बजट वीक हो जाएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्यूरेट फोरकास्टिंग। ठीक है। बजटरी कंट्रोल का फाउंडेशन होता है सेल को फोरकास्ट करना, कॉस्ट को एस्टिमेट करना, डिमांड प्रोजेक्ट करना और रिसोर्सेज की प्लानिंग करना। अगर फोरकास्ट ही आपका इनएक्यूरेट हो जाए तो टारगेट्स आपके अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, वेरिएंस मिसलीडिंग हो सकती है और कंट्रोल फेल हो सकता है। इसलिए फोरकास्टिंग सक्सेस का बैकबोन कहलाया जाता है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें पूछ रहे हैं अ फ्लेक्सिबल बजट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर। फ्लेक्सिबल बजट एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। ठीक है। फिक्स बजट एक लेवल पर बनाया जा सकता है, बट रियल लाइफ में प्रोडक्शन चेंज होती है, सेल्स फ्लक्चुएट होती है। फ्लेक्सिबल बजट हमें अलाउ करता है एक्चुअल एक्टिविटी के हिसाब से कंपैरिजन करना, फिर कम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और बेटर वेरिएंस के साथ एनालिसिस करना। इसलिए ये एक परफॉर्मेंस कंट्रोल टूल होता है। ठीक है। ऑप्शन बी देखो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। नाउ 18th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं बजट पीरियड रेफर्स टू व्हाट। सो बजट पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ बजट कवरेज। बजट पीरियड मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूजुअली एनुअल और मंथली ब्रेकअप बनाती हैं। ठीक है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पीरियड फॉर विच बजट इज प्रिपेयर्ड। नाउ 19th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पार्टिसिपेटिव बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज। पार्टिसिपेटिव बजटिंग में लोअर लेवल मैनेजर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है बजट के डिसीजंस बनाने के वक्त। ठीक है, इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट हेड्स अपने बजट प्रपोज करते हैं, सजेशंस ऊपर भेजे जाते हैं और फाइनल अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट देता है, इसलिए बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉटम अप अप्रोच। ओके, बाकी ये जो टॉप डाउन बजटिंग है ये अथॉरिटेटिव बजटिंग होती है, ये ऑपोजिट है बॉटम अप का। फिर अथॉरिटेटिव तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इंक्रीमेंटल बजटिंग ये प्रीवियस ईयर का बेस रखा जाता है इसको। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक आपको पूछ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस इन बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन व्हाट। सो बजटरी कंट्रोल का कोर एलिमेंट होता है कंपैरिजन करना, वेरिएंस निकालना और करेक्टिव एक्शन लेना, है ना। वेरिएंस एनालिसिस क्या करता है, एक्चुअल और बजटेड का कंपैरिजन निकालता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल डेविएशंस हमें पता चलती हैं, फिर रीजंस का एनालिसिस करते हैं और फिर हम करेक्टिव एक्शंस को सजेस्ट करते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम का हार्ट होता है। सही आंसर क्या रहेगा, आइडेंटिफाइंग डेविएशंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब शुरू करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो कि है डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, सो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हमें क्या बोल रहा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड recent developments in accounting is to increase tax burden, standardize final reporting practice, eliminate auditing या reduce business competition। so recent developments का मेन फोकस क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग, है ना। तो सही आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। देखो अकाउंटिंग में रिसेंट चेंजेस का मेन एम होता है यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। डिफरेंट कंट्रीज़ के अकाउंटिंग रूल्स अलग थे, इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कंपैरिजन करना डिफरेंट था। सो स्टैंडर्डाइजेशन से क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्लोबली कंपेरेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज आस्किंग IFRS स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS एक ग्लोबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को यूनिफॉर्म बनाता है, इससे डेवलप करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसका पर्पस क्या होता है, ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी लाना, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस डेवलप करना और क्रॉस बॉर्डर कंपैरिजन करना। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद IFRS एम्स टू व्हाट। इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS के साथ अलाइन किया है। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, सो इसमें इसका मेन एम क्या था ये पूछ रहे हैं आपको। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था IND AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IND AS और IFRS का लार्जली अलाइंड ही स्टैंडर्ड्स हैं। इनके ऑब्जेक्टिव हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, ग्लोबल कंपैरेबिलिटी को आसान करना, ट्रांसपेरेंसी बनाना और कैपिटल मार्केट की एफिशिएंसी इंप्रूव करना। तो गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन बी, इम्प्रूव ग्लोबल कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें पूछ रहे हैं IND AS आर प्राइमरली एप्लीकेबल टू व्हाट, टू whom। सो IND AS सब पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, IND AS मैंडेटरी होते हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए, लार्ज कंपनीज मीटिंग नेटवर्थ क्राइटेरिया एंड सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। स्मॉल बिजनेस जनरली फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफाइड कंपनीज इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मेनली हेल्प्स इन व्हाट। सो टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या होता है, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना, है ना। सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम स्पीड्स तो इंक्रीज़ करते ही हैं, साथ साथ कैलकुलेशन एरर्स को रिड्यूस भी करते हैं
ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग करते हैं, क्विक रिपोर्ट जनरेशन देते हैं एंड रियल टाइम फाइनेंशियल डाटा आपको देते हैं, जैसे कि टैली या एसएपी। तो सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फास्टर प्रोसेसिंग एंड एक्यूरेसी। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछ रहे हैं क्लाउड अकाउंटिंग रेफर्स टू व्हाट। सो देखो, क्लाउड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, क्लाउड अकाउंटिंग का मतलब होता है डेटा इंटरनेट सर्वर पर स्टोर रहता है, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एक्सेस होता है, यू कैन हैव एनी वेयर एंड एनी टाइम एक्सेस टू द डाटा, ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है और रियल टाइम कोलैबोरेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल क्विक बिक्स ऑनलाइन है या जोहो बुक्स हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑनलाइन अकाउंटिंग यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये होता है क्लाउड अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें पूछ रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एम्फसाइज व्हाट। देखो, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड और मॉडर्न अकाउंटिंग होती है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग पे बेस्ड। ठीक है, फेयर वैल्यू कंसेप्ट पे बेस्ड। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मार्केट बेस्ड मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। देखो, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का मतलब होता है एसेट या लायबिलिटी की करंट मार्केट वैल्यू पर मेजरमेंट करना, और ये कंसेप्ट मेनली आईएफआरएस फ्रेमवर्क में एम्फेसाइज होता है। इसका मकसद ये होता है ताकि वैल्यूएशन थोड़ी रियलिस्टिक हो, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अपडेटेड निकले और इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी हो। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट पुरानी प्राइसेस पे होती हैं जो करंट रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। ओके, 8th क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मेनली फोकसेस ऑन व्हाट। सो देखो, मॉडर्न अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट तक लिमिटेड नहीं होता है। अब हमारा फोकस किस चीज़ पे रहता है, वो रहता है ESG पर, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही आंसर है, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट डिस्क्लोजर। देखो, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में डिस्क्लोज किया जाता है कार्बन एमिशन कितना हुआ, एनर्जी यूजेज कितनी थी, एम्प्लॉय का वेलफेयर कितना हुआ, CSR एक्टिविटीज़ कैसी रही हमारी, और एथिकल गवर्नेंस के बारे में। सो ये कंसेप्ट ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच को फॉलो करता है। किस किस को, पीपल प्लस प्लैनेट प्लस प्रॉफिट। इसका पर्पस क्या है, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं XBRL इज़ यूज्ड फॉर व्हाट। सो XBRL क्या है, ये एक रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इसका पर्पस होता है फाइनेंशियल डाटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सबमिट करना, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करना, फास्ट डेटा को एनालाइज करना और स्टैंडर्डाइज डिजिटल रिपोर्टिंग करना। इंडिया में MCA फाइलिंग्स भी XBRL फॉर्मेट में ही होती हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमें पूछ रहे हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इम्पैक्टेड अकाउंटिंग बाय। GST ने अकाउंटिंग सिस्टम में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। देखो, GST ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। फिर यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया, डिजिटल रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी की गई, अकाउंटिंग सिस्टम्स को मॉडिफाई करना पड़ा, जैसे GST लेजर, इनपुट आउटपुट टैक्स ट्रैकिंग और रेगुलर रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, सो सही आंसर हमारा यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चेंजिंग द टैक्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। ओके, 11th क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग एंश्योर्स व्हाट। सो देखो, ब्लॉकचेन का कोर फीचर क्या होता है, इसका कोर फीचर होता है डिसेंट्रलाइज्ड, इम्यूटेबल और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम होता है जिसमें ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होते हैं, डाटा टेम्पर प्रूफ होता है और हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होता है, ट्रांसपेरेंसी हाई होती है। अकाउंटिंग में इसका क्या यूज़ है, फ्रॉड को रिड्यूस करता है, ये रियल टाइम ऑडिट होती है और सिक्योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रहते हैं हमारे। ठीक है, सो सही आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें पूछ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अकाउंटिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर व्हाट। सो देखो एआई का मेन पर्पस क्या होता है, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अकाउंटिंग में यूज़ होता है किस किस के लिए, इनवॉइस प्रोसेसिंग के लिए, डाटा एंट्री ऑटोमेशन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए, या फिर चैट बॉक्स और फाइनेंशियल क्वेरी को मेंटेन करने के लिए। एआई अकाउंटेंट को एलिमिनेट नहीं करता, याद रखना, बल्कि उनका रेपिटेटिव काम रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एआई बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं क्योंकि आजकल सिनारियो यही है। तो फिलहाल सही आंसर हमारे पास इसमें रहेगा ऑटोमेटिक रूटीन अकाउंटिंग टास्क। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछ रहे हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कंबाइंस व्हाट। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एम क्या है, हॉलिस्टिक कंपनी परफॉर्मेंस शो करना। ठीक है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल क्या करता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को इंक्लूड करता है। इसमें क्या क्या आता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दिखता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है, गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस दिखती है, और फ्यूचर आउटलुक रिफ्लेक्ट होता है। इसका मकसद रहता है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को शो करना और स्टेक होल्डर्स को कंप्लीट पिक्चर देना। ठीक है, ऑप्शन सी हमें सही आंसर दे रहा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ देता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें पूछ रहे हैं द शिफ्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू फेयर वैल्यू इम्प्रूव्स व्हाट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ओल्ड प्राइस शो करता है और फेयर वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू को शो करता है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या करता है कि करंट इकोनॉमिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स को अपडेटेड वैल्यूएशन देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और भी रेलिवेंट बनाता है। ऑल्दो थोड़ा एस्टिमेशन इन्वॉल्व होता है बट रेलिवेंस इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, इसलिए सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रेलिवेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हमें पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर्स इन अकाउंटिंग आर प्राइमरली यूज्ड फॉर व्हाट। डिजिटल सिग्नेचर अकाउंटिंग में किस लिए यूज होते हैं, डेकोरेशन ऑफ रिपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं, ऑथेंटिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, रिड्यूसिंग सेल्स तो बिल्कुल भी नहीं, या मैनुअल वेरिफिकेशन। देखो डिजिटल एनवायरनमेंट में डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी कैसे वेरीफाई होगी, ये होगी डिजिटल सिग्नेचर से, है ना। सो डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है कि आइडेंटिटी वेरीफाई हो, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी रहे और नॉन रेप्यूटेशन रहे, और फाइलिंग हमारी सिक्योर रहे, ई फाइलिंग सिक्योर रहे। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जीएसटी रिटर्न्स में यूज़ होता है, एमसीए फाइलिंग, ई कॉन्ट्रैक्ट, ई इनवॉइसेस में यूज़ होता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑथेंटिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर डिजिटल सिक्योर मेनली यूज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहे हैं ई गवर्नेंस इन अकाउंटिंग प्रमोट्स व्हाट। सो ई गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट प्रोसेसेस का डिजिटलाइजेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में क्या है कि अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में ई गवर्नेंस क्या करती है, ऑनलाइन फाइलिंग टेक्स्ट सिस्टम्स होते हैं, डिजिटल टैक्स रिटर्न्स होते हैं, ऑटोमेटेड कंप्लायंस है, रिड्यूस्ड करप्शन, फास्टर प्रोसेसिंग, इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसमें हमें पूछ रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रिपोर्टिंग बिकम्स मैंडेटरी फॉर सर्टेन कंपनीज अंडर। जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग है, CSR रिपोर्ट जो है, ये कुछ कंपनीज में मैंडेटरी हो गई हैं, कौन से एक्ट या प्रोविजंस के अंडर। देखो इंडिया में CSR का लीगल प्रोविज़न किस एक्ट में आया था पता है, ये आया था कंपनीज एक्ट प्रोविजंस से। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंडर सर्टेन कंपनीज को 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट अपना CSR एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करना होता है। ठीक है, किसका, अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% उनको CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए स्पेंड करना होता है। CSR रिपोर्टिंग मैंडेटरी होती है, ये अकाउंटिंग डिस्क्लोजर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ओके, अब 18th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम मेनली हेल्प्स इन व्हाट। देखो रियल टाइम का क्या मतलब है, इंस्टेंट डाटा अवेलेबिलिटी।
सो रियल टाइम सिस्टम्स अप टू डेट फाइनेंशियल डाटा देता है, क्विक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करता है, फास्ट मैनेजरियल डिसीजन देता है और इमीडिएट एरर डिटेक्शन करता है। इससे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, इसलिए सही आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट फाइनेंशियल एनालिसिस। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें पूछ रहे हैं डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट। देखो मॉडर्न अकाउंटिंग डाटा ड्रिवन हो चुका है। डाटा एनालिटिक्स में क्या है, अकाउंटिंग में डाटा एनालिटिक्स क्या है, ट्रेंड एनालिसिस करना, फोरकास्टिंग करना, रिस्क असेसमेंट करना, फ्रॉड डिटेक्शन करना, बजट प्रिडिक्शन करना। ये फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए, प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल इंसाइट्स। ऑलराइट, अब इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। ये पूछ रहा है द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग इज व्हाट। देखो रीसेंट डेवलपमेंट्स का ओवरऑल थीम क्या है, ये है ग्लोबलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो मॉडर्न डेवलपमेंट जैसे कि IFRS, इंड AS, क्लाउड अकाउंटिंग, AI, ब्लॉकचेन, XBRL, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, E-गवर्नेंस, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, ग्लोबल कंपैरेबिलिटी आसान हो रही है, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी बढ़ गई, फास्टर रिपोर्टिंग मिलती है और बेटर गवर्नेंस है। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन एंड एफिशिएंसी। समझ में आ गया आप लोगों को। ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। याद रखना कॉस्ट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, मेजरली ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें से जो थ्योरी पोर्शन है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके जितने भी फार्मूलाज हैं, मेजर फार्मूलाज, वो सब का नोट्स जो है मैंने अपने फेसबुक चैनल पे अपलोड किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फेसबुक पेज पे जा कर के उन सभी फार्मूलाज को रिवाइज़ करने के लिए एक जगह पे मिल जाएंगे आपको सारे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग सारे जुड़े हुए हो अभी तक। ठीक है, और पूरा सीक्वेंस से मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हो। नाउ पहला क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग का है। ये हमें पूछ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली एम्स एट व्हाट। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस क्या होता है, कॉस्ट असर्टेनमेंट और कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिटर्मिन करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, वेस्ट को कंट्रोल करना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस प्रॉफिट होता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारे पास डिटर्मिनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। क्वेश्चन 2 हमें पूछ रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज व्हाट। सो देखो मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करता, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट डाटा को प्रोवाइड करता है, बजटिंग में हेल्प करता है, प्राइसिंग डिसीजन सपोर्ट करता है, मेक और बाय डिसीजन में यूज़फुल होता है और प्रॉफिट प्लानिंग में असिस्ट करता है। इसीलिए ये मैनेजमेंट टूल है। सही आंसर आपके पास रहेगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें पूछ रहा है डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच। देखो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो इजीली आइडेंटिफिएबल होती हैं प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। जैसे फर्नीचर में वुड, कारपेंटर में वेजेस, ये डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ कॉस्ट यूनिट। नाउ क्वेश्चन 4 पूछ रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज व्हाट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉमनली क्या कहते हैं। देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कहते हैं ओवरहेड्स। टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये डायरेक्टली ट्रेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें पूछ रहे हैं प्राइम कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट। सो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा आपको बताया फॉर्मूला सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, फॉर्मूलाज याद कर लो। फॉर्मूले न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं और ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, फॉर्मूला ही पूछ रहेंगे आपको। ठीक है, सो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। इसके बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होते हैं तब हमारे पास बन जाता है फैक्ट्री कॉस्ट।
नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड अंडर व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, इनडायरेक्ट लेबर जैसे सुपरवाइज़र की सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री का रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। ये डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ट्रेस नहीं किए जा सकते, इसलिए ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट यूनिट रेफर्स टू व्हाट? देखो कॉस्ट यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट यूनिट होती है। कॉस्ट यूनिट वो यूनिट होती है जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, जैसे कि पर यूनिट कार, टेबल और फैन के लिए, सीमेंट शुगर के लिए पर केजी, स्टील के लिए पर टन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका पर्पस होता है कॉस्ट को मेजर करना, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट इज असर्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट सेंटर इज व्हाट? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या है? डिपार्टमेंट, मशीन, पर्सन या प्रोसेस जहाँ कॉस्ट कलेक्ट की जाती है, जैसे असेंबली डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस सेक्शन। इसका मकसद होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अ लोकेशन और पर्सन फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें पूछ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद व्हाट? देखो वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा कॉस्ट कम होगी। एग्जाम्पल इसके जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पावर कंजम्पशन, है ना, ये आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती रहती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आपका, लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ क्वेश्चन 10, इसमें हमें पूछ रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन। देखो फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर रिवर्स होता है वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहता है विद इन रेलिवेंट रेंज और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है। फैक्ट्री रेंट मान लो 1 लाख आपका हुआ है 1 महीने का, ठीक है। अब चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ या 5000 यूनिट बनाओ, आपका फैक्ट्री का रेंट तो सेम ही रहेगा ना, पर 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 यूनिट रेंट जो है आपका वो कम हो जाएगा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो। इसलिए सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अमाउंट चेंजेस विद रेलिवेंट रेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें पूछ रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? देखो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। जनरली मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट यूजुअली कांस्टेंट रहती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट से 101 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी ना एक्स्ट्रा 1 यूनिट के लिए, तो वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट? देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट और कंपैरिजन दोनों का एडिशन, समेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड जो कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उससे सेट होती है, एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर होती है, वेरिएंस कैलकुलेट होता है, रीजंस एनालाइज होते हैं और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंट्रोल करना, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कॉस्ट कंट्रोल एंड वेरिएंस एनालिसिस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें पूछ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज़ वेयर? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसमें आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं। इस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बिजनेस प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। इसमें हमें पूछ रहे हैं कंट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज व्हाट? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
ठीक है। कंट्रीब्यूशन का यूज़ क्या होता है? फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए, उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। फॉर्मूला तो कर ही लिया हमने डिस्कस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला मैं कह रही हूँ आप लोगों को याद कर लो, सारे फॉर्मूले आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। 15th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर व्हाट। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है जब प्रोडक्शन कंटिन्यूस हो, प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हो और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनरी में या केमिकल प्रोडक्शन में। कस्टम प्रोडक्ट्स के लिए जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है। ठीक है, याद रखना आप लोग। फिलहाल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहे हैं जॉब कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट व्हेन। जॉब कॉस्टिंग कब यूज़ करते हैं? जब हर ऑर्डर डिफरेंट हो, वर्क इज कैरिड आउट एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर। जॉब कॉस्टिंग सूटेबल होता है जब कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर हो, हर जॉब यूनिक हो, कॉस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करनी हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग प्रेस में, फर्नीचर वर्क में, कंस्ट्रक्शन करनी है अगर आपने कोई स्पेशल मशीन की उस केस में, या टेलरिंग में। कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है। ठीक है, याद रखना है आपने। अब हम बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें पूछ रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड्स व्हाट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इसको हम फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसका आंसर है बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड मेथड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें पूछ रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? फॉरगोन बेनिफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो ऑप्शन बी का जो बेनिफिट मिल सकता था वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर बिल्डिंग रेंट पर दे सकते थे तो आपको हर महीने 50,000 रुपया पैसा मिलता, बट अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, तो अब वो 50,000 जो है वो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई जाएगी। ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है बट डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बेनिफिट सेक्रीफाइस्ड बाय चूजिंग एन अनदर ऑल्टरनेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें पूछ रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट व्हाट। कॉस्ट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को स्टैंडर्ड या बजट के अंदर रखना, कीपिंग कॉस्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व करता है स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल कंपेयर करना, वेरिएंस आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव एक्शंस लेना। इसका एम कॉस्ट इंक्रीज करना नहीं बल्कि अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें पूछ रहे हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज रिक्वायर्ड व्हेन। रिकन्सिलिएशन देखो तब होती है जब प्रॉफिट और फिगर्स डिफरेंट हो जाते हैं। सही आंसर क्या है? सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन। जब कंपनी मेंटेन करती है कॉस्ट अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग और फाइनेंशियल अकाउंट का मेंटेन करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ओवरहेड ट्रीटमेंट होगा, डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड यूज होंगे, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स होंगे। इसीलिए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होता तो रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको रिकन्सिलिएशन के बारे में पूछे थे कि रिकन्सिलिएशन कब ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो अब हमारा ये टॉपिक तो हो गया फिनिश। अब हम बढ़ते हैं आज की मैराथन सेशन का आखिरी टॉपिक हमारा। और आपने अगर PYQs वीडियोस मेरी देखी थी तो आपने देखा होगा कि ये PFMS के क्वेश्चन दोनों सालों में रिपीट हुए थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को रखा। ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा हाई अलर्ट वाला लगा। PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में पूछ रहे हैं PFMS प्राइमरली फंक्शंस एज व्हाट। PFMS का कोर पर्पस क्या है? गवर्नमेंट के फंड्स को ट्रैक करना और मॉनिटर करना। अ ट्रांजैक्शन बेस्ड फंड फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। PFMS एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट फंड्स का फ्लो ट्रैक करता है, रियल टाइम एक्सपेंडिचर मॉनिटर करता है, स्कीम वाइज पेमेंट रिकॉर्ड करता है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। ये टैक्स पोर्टल या प्राइवेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पूछ रहे हैं PFMS इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय RBI, SEBI,
CGA या नीति आयोग। PFMS किस अथॉरिटी के अंडर ऑपरेट करता है? तो ये करता है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। CGA PFMS इम्प्लीमेंट और मैनेज करता है कौन? CGA, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PFMS इज टू। PFMS का प्राइमरी एम क्या है? सही आंसर है मॉनिटर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन रियल टाइम। PFMS इंश्योर करता है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड रिलीज, स्कीम वाइज मॉनिटरिंग, डायरेक्ट पेमेंट टू बेनिफिशरीज, लीकेजेस रिड्यूस करना। इसका फोकस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ट्रांसपेरेंसी पर होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछ रहा है PFMS इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच इनिशिएटिव। कौन से इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हुई है? PFMS डिजिटल गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है, याद रखना, डिजिटल इंडिया का पार्ट है। PFMS क्योंकि क्या सपोर्ट करता है? डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, पेपरलेस गवर्नेंस, इसलिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT इज फैसिलिटेटेड थ्रू व्हाट? DBT का मतलब होता है गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, सही आंसर रहेगा PFMS। PFMS के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है। DBT सिस्टम में आधार लिंकिंग होती है, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, सब्सिडी डायरेक्ट क्रेडिट होती है, लीकेजेस रिड्यूस होते हैं। ये सब PFMS के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें पूछ रहा है PFMS हेल्प्स इन इंश्योरिंग व्हाट? PFMS का मेन गोल क्या है? गवर्नमेंट फंड फ्लो को ट्रांसपेरेंट बनाना। ठीक है। PFMS इंश्योर करता है रियल टाइम ट्रैकिंग हो, फंड यूटिलाइजेशन की मॉनिटरिंग हो, लीकेज रिडक्शन हो, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट सेट की जाए। इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फाइनेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें पूछ रहा है द कोर फंक्शन ऑफ PFMS इंक्लूड्स व्हाट? PFMS क्या ट्रैक करता है? PFMS का कोर फंक्शन क्या है? फंड सेंशन ट्रैकिंग करना, फंड रिलीज को मॉनिटर करना, स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना और DBT पेमेंट को प्रोसेस करना। ये सारे ये क्या है कि ट्रेडिंग या कॉरपोरेट ऑडिट का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा? ट्रैकिंग फंड रिलीज एंड यूटिलाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये हमें पूछ रहा है PFMS इंटीग्रेट्स विद व्हाट? PFMS के बारे में पूछ रहे हैं आपको कि किससे इंटीग्रेट होता है। ये होता है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। देखो, PFMS इंटीग्रेट करता है RBI के सिस्टम से कमर्शियल बैंक्स के कोर बैंकिंग सिस्टम CBS से, NPSI प्लेटफॉर्म से, इसीलिए बैंकिंग इंटीग्रेशन ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक एंड RBI इनके साथ इंटीग्रेटेड होता है ये। क्वेश्चन 9 में पूछ रहे हैं PFMS सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग का बेस क्या है? इसका है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। इंडियन गवर्नमेंट ट्रेडिशनली फॉलो करता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब कैश रिसीव होता है और एक्सपेंस तब जब पेमेंट होती है। PFMS इसी सिस्टम को डिजिटली सपोर्ट करता है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये पूछ रहा है द सक्सेस ऑफ PFMS इन DBT मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? DBT का सक्सेस फैक्टर क्या है? तो देखो, DBT इफ़ेक्टिव तब होता है जब आधार से बेनिफिशियरी वेरीफाई हो, बैंक अकाउंट लिंक्ड हो, बैंकिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड हो और रियल टाइम ट्रांसफ़र हो। मैनुअल या कैश ट्रांसफ़र सिस्टम इनएफिशिएंट होता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड बैंकिंग इंटीग्रेशन। ना क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें पूछ रहे हैं PFMS हेल्प्स मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू। PFMS का रोल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए क्या होता है?
इसका रोल होता है मॉनिटर स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर। देखो पीएफएमएस अलाउ करता है स्कीम वाइज फंड रिलीज को ट्रैक करना, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करना, बजट और एक्चुअल को कंपेयर करना और रियल टाइम रिपोर्टिंग देना। इसीलिए मिनिस्ट्रीज अपनी स्कीम का प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें पूछ रहे हैं ई पेमेंट सिस्टम अंडर पीएफएमएस रिड्यूसेस व्हाट? ट्रांसपेरेंसी, लीकेज एंड डिले, फाइनेंशियल इंक्लूजन या अकाउंटेबिलिटी। डिजिटल पेमेंट का क्या बेनिफिट है? ई पेमेंट सिस्टम का क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है लीकेज एंड डिलेज। ई पेमेंट सिस्टम डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करता है, कोई मिडल मैन नहीं होता, प्रोसेसिंग फास्ट होती है और करप्शन आपकी रिड्यूस्ड होती है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, रिड्यूस नहीं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें पूछ रहे हैं पीएफएमएस कंट्रीब्यूट्स टू फिस्कल डिसिप्लिन बाय, मतलब फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? बजट के अंदर रह करके स्पेंडिंग करना। सो रियल टाइम मॉनिटरिंग से क्या होता है? एक्सेस स्पेंडिंग अवॉइड होती है, बजट कंट्रोल इंप्रूव होता है, रिपोर्टिंग स्ट्रांग होती है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये फिस्कल डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करता है। सही आंसर रियल टाइम एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपके पास। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या पूछ रहा है? विच कंसेप्ट इज मोस्ट अलाइंड विद पीएफएमएस? पीएफएमएस सिर्फ स्पेंडिंग ट्रैक नहीं करता बल्कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी सपोर्ट करता है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आउटकम बेस्ड बजटिंग। आउटकम बेस्ड बजटिंग का फोकस होता है फंड्स, आउटपुट एंड आउटकम, परफॉर्मेंस को मेजर करना और अकाउंटेबिलिटी को सेट करना। पीएफएमएस जो है इसी प्रोसेस को डिजिटल सपोर्ट देता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें पूछ रहे हैं पीएफएमएस इनेबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग? पीएफएमएस का स्ट्रक्चर देखो सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम वाइज ट्रैक करना, रियल टाइम फंड पोजीशन देखना, स्टेट वाइज मॉनिटर करना और सेंट्रलाइज डेटाबेस देना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमें पूछ रहा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएफएमएस स्ट्रेंथन्स व्हाट? देखो पीएफएमएस का फोकस क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल और मॉनिटर करना, है ना। पीएफएमएस स्ट्रेंथन करता है बजट कंट्रोल को, रियल टाइम मॉनिटरिंग को, फंड यूटिलाइजेशन ट्रैकिंग को और लीकेज को रिड्यूस करता है। ये ब्लैक मनी या टैक्स इवेजन को प्रमोट नहीं करता बल्कि कंट्रोल करता है। सही आंसर क्या रहेगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर कंट्रोल मैकेनिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये हमें पूछ रहा है पीएफएमएस डाटाबेस मेनली रिकॉर्ड्स व्हाट? पीएफएमएस का डाटाबेस किस टाइप का डाटा स्टोर करता है? ये करता है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को। पीएफएमएस सिस्टम मेंटेन करता है फंड सैंक्शन डिटेल को, गवर्नमेंट पेमेंट को, स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर को, डीबीटी ट्रांजैक्शन को। ये शेयर मार्केट या कॉर्पोरेट डाटा स्टोर नहीं करता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये हमें पूछ रहा है पीएफएमएस इंश्योर्स बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट? सो पीएफएमएस का ऑपरेशनल इंटीग्रेशन किसके साथ होता है? ये होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बैंक्स के साथ। पीएफएमएस लाइन मिनिस्ट्रीज, स्टेट डिपार्टमेंट, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, इन सबको इंटीग्रेट करता है। इसीलिए गवर्नमेंट और बैंक का कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये हमें पूछ रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ पीएफएमएस हैज़ इम्प्रूव्ड व्हाट? पीएफएमएस के आने से क्या चीज़ इम्प्रूव हुई है? देखो हमें पता है पीएफएमएस एक डिजिटल मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रैक है ना। तो डिजिटल मॉनिटरिंग का क्या इम्पैक्ट होता है? इसके थ्रू स्कीम वाइज ट्रैकिंग हो रही है, बेनिफिशियरी लेवल पेमेंट्स हो रही हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, करप्शन रिड्यूस हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी सिग्निफिकेंटली आपकी इम्प्रूव हुई है पीएफएमएस की वजह से। तो ऑप्शन बी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्कीम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल राइट। सो फाइनली वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैराथन क्लास। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन 20 हमें पूछ रहा है फ्रॉम एन एग्जामिनर्स परस्पेक्टिव पीएफएमएस क्वेश्चंस आर जनरली लिंक्ड विद व्हाट? पीएफएमएस
किस सब्जेक्ट एरिया का पार्ट है। देखो पीएफएमएस किस चीज़ से रिलेट करता है, ये रिलेट करता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग से, पब्लिक एक्सपेंडिचर कंट्रोल से, बजट मॉनिटरिंग से, फिजिकल डिसिप्लिन से और डीबीटी इम्प्लीमेंटेशन से। सो ये कॉरपोरेट या सोशल स्टॉक मार्केट टॉपिक का नहीं है, ये किस चीज़ का है, ये रिलेटेड है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए तो ये हमारी आज की मैराथन क्लास होती है यहाँ पे ख़त्म। डू लेट मी नो आपके कितने बेनिफिट आपको इससे मिला है, ठीक है। आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर किया करो, आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो और एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।